एक बार सभी साथी जुड़ जाइए, क्योंकि नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इसकी वजह से बार बार कॉल पॉज हो जा रहा था। जुड़ जाएंगे एक बार सभी साथी। और मैं एक्चुअली ना बेसमेंट में नीचे था, तो नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा था। अभी 4-5 मंजिल ऊपर चढ़ के आया हूँ, थोड़ा धड़कन भी तेज़ हो गई है, सीढ़ियों से चढ़ के आया 5 मंजिल ऊपर। तो एक्चुअली मेरी जो सिटिंग होती है वो बेसमेंट में है, तो उधर नेटवर्क थोड़ा कम काम करता है। मैं उधर ही अपने कैबिन में लाइव आ गया था। तो मैं बता रहा था कि जो हमारा मैटर है पिछले 2 साल से चल रहा है किस तरीके से और कौन मज़े ले रहा है, लेकिन इन सब के बीच में सफ़र कौन कर रहा है? इन सब के बीच में सफ़र हम लोग कर रहे हैं जो 6800 वाले हैं। क्योंकि देखिए, जो याची गैंग है उनको अच्छे से पता है कि उनके केस में अभी कुछ नहीं होना है। जो भारती पटेल है वो सक्सीड हो चुकी है और उनको नहीं कुछ भी फ़र्क पड़ता, क्योंकि उनको चाहिए मामला जितना लंबा हो सकता है, जितना लंबा खिंच सके उतना चले, तो उससे उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। दूसरी चीज़ है सरकार। सरकार को भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका नियुक्ति कितने डिले होती है, क्योंकि सरकार का उतना राजस्व बच रहा है। तो इन सब के बीच में पिस कौन रहा है? मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं आप और मैं लोग, हम सभी 6800 भाई बहन जिनको नौकरी की जल्दी है। बहुत सारे भाई बहन मेरे ऐसे हैं जो कहीं पे दूसरी जगह काम कर रहे थे, रिजाइन कर चुके हैं। दूसरी जगह पे जो बिजनेस सेटअप कुछ भी काम कर रहे थे वो छोड़ के आ चुके हैं और अभी आज की डेट में घर पर बैठे हैं, पैसे की तंगी में हैं, मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, हर तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो परेशान हो रहे हैं वो लोग जिनको नहीं होना चाहिए था, और मज़े ले रहे हैं वो लोग जिनको परेशान एक्चुअल में होने की ज़रूरत है। तो इन सब के बीच में देखिए, परेशानी की बात यह है कि जिस तरीके से हम लोग हाई कोर्ट का मैटर देख रहे हैं पिछले 2 साल से इस केस को, इसमें डेट कभी पास में भी लगती है, कभी दूर लगती है, और ये सिलसिला ऐसे चलता रहता है। केस कब डिसाइड होगा ये न मैं बता सकता हूँ, न कोई अन्य कोई नहीं बता सकता। ये जज साहब खुद नहीं बता सकते हैं। हमारा केस जो है वो बहुत पेचीदा केस है, और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में क्या होता है कि कोई भी जज हाथ नहीं डालना चाहते हैं इतनी आसानी से। राजन रॉय जैसे जज अपने केस से बचते हुए नजर आए। वो सिर्फ इसलिए बचते हुए नजर आए क्योंकि उन्होंने सरकार से एक अपना स्टैंड क्लियर मांगा था कि आप एक बात बताइए, 69,000 की भर्ती है, ये 6800 आपने ये अलग से निकाला है। आप कह रहे हो कि ये रिजर्वेशन की गलती थी, रिजर्वेशन की वजह से हमसे गलती हो गई और इन लोगों को अंदर होना चाहिए था। ठीक है, आपकी बात सही है, इनको अंदर होना चाहिए था, तो आप इनको अंदर कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 69,000 की भर्ती थी, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते हो। तो आप मुझे ये बताइए कि आप उन 6800 का क्या कर रहे हो जो पहले से अंदर बैठे हैं। इस पे सरकार के पास कोई जवाब नहीं। सरकार चाहती कि इन्हें नियुक्ति देनी है, अभी अर्जेंट में हम नियुक्ति को देना चाहते हैं, तो वो कह देती हम नोटिस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नोटिस निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल बन जाएगा फिर से। आप वो लोग समझिए जो लोग 6800 अंदर हैं वो 100% गवर्नमेंट के वोटर हैं, और आपके यहाँ से कितने वोटर्स हैं गवर्नमेंट के वो आप अच्छे से समझते हो। तो आप सरकार के लिए उनको निकालना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आपको अंदर लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप पॉलिटिकल व्यू से भी समझ सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है निकालना, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है, आप उनको रख रहे हो, निकाल रहे हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें नौकरी कब दे रहे हो ये हमारा मुद्दा है। इसके लिए हम लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में हम लोगों ने माथुर साहब को भी हायर किया। माथुर साहब को हायर करने के पीछे एक लॉजिक था, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा।
लेकिन पिछली जो डेट हुई है, कल की डेट 12 तारीख को, 12 तारीख को जो कोर्ट में हुआ वो हमारे पक्ष में किसी भी तरीके से नहीं रहा। हम लोग पिछले 1.5 महीने से इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का। वो दिन आया और सुबह में एक कोर्ट का नोटिस जारी हुआ कि वो जज साहब छुट्टी पर हैं, उनके केसेस को फला बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। किसी भी बेंच में कोई भी केस जब ट्रांसफ़र होता है तो उस जज के अपने पहले से केस लगे हुए होते हैं, वो दूसरी बेंच के ट्रांसफर्ड केसेस को, सिर्फ फ्रेश केसेस को तवज्जो देता है। उसके बाद अगर उनके पास टाइम होता है तो लिस्टेड मैटर को तवज्जो देता है, अन्यथा के केस में नहीं देता है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, आपका बहुत अर्जेंट मैटर है, आपके वकील जाके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं जज के पास कि सर आप इसको सुन लीजिए, फिर भी क्योंकि उनके पहले से लिस्टेड मैटर हैं, वो उनके विवेक पर डिपेंड करता है कि वो आपके केस को कितनी जल्दी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अपनी बात करें कि आप, गवर्नमेंट से हमारा सवाल है, क्योंकि कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप इनको निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, या फिर इनको एडजस्ट कर रहे हो तो 69,000 के ऊपर आप नहीं जा सकते, तो उसमें फिर आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो। हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये है, सिर्फ आप हमें नौकरी में रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, उन्हें निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, हमारा भी वो सवाल नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो काउंटर दिए कोर्ट में, अभी जो 2 काउंटर दिए गए हैं, एक रॉबिन सिंह पर काउंटर दिया गया है और एक काउंटर दिया गया है महेंद्रपाल पर। लेकिन उन दोनों काउंटर में गवर्नमेंट ने ये कहीं पे भी स्पष्ट नहीं किया है कि हम उन 6800 के साथ क्या कर रहे हैं। तो जो सवाल जज साहब का था वो ज्यों का त्यों बना रहा। उस सवाल को लेकर हम लोगों ने जो अधिकारियों से बात की थी कि वो सवाल तो ज्यों का त्यों बना हुआ है, आपने उस सवाल पे क्या किया। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात या फिर जो SCRT में बैठते हैं कुछ अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि देखिए जो भी कोर्ट के सवाल थे उन सबको प्रिपेयर करके गवर्नमेंट इस बार पूरे तरीके से आप 12 तारीख को आ रही है कोर्ट में। लेकिन उसके बाद मैंने जो सरकार के वकील हैं उनसे बात की, उसी दिन शाम को बात की थी मैंने, सैटरडे की शाम को मैंने बात की थी सरकारी वकील से। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल की बात अधिकारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, तो उनका कहना था कि देखिए अधिकारियों ने आपसे क्या कहा है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल होना होता है तो मेरे यहाँ से फाइल होगा, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट फाइल होने के लिए नहीं आया है। लेकिन अगर फिर भी आपको अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग फाइल कर रहे हैं तो हो सकता है ऑन द डेस्क वो दिए जाएं, लेकिन हमारे पास अभी तक का कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है। कल हियरिंग थी, कल शाम को फिर से मैंने बात की उनसे कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आए फाइल करने के लिए, तो कल भी उनका ये कहना था कि अभी तक नहीं आए हैं। जो डॉक्यूमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डॉक्यूमेंट ये थे कि सरकार एक तो जियो देगी 5 तारीख को, दूसरा हम लोगों को नियुक्ति करने के लिए हो सकता है ये नोटिफाइड कर दे कि हम अभी उनको साइड कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको अंदर कर देगा, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। तो अभी भी केस जो हम लोगों ने मई में छोड़ा था वहीं का वहीं है। सिर्फ सरकार ने 1-2 काउंटर लगाए हैं जो हमारी फेवर में है। ठीक है। तो हम 6800 लोगों को जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी चाहिए। मेरे हिसाब से कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना करके हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है, हमें अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता जो हम तो पहले से अपनी तय कर बैठे हैं कि हमारी नौकरी है, बाकी सब लोगों को भी तय करनी चाहिए। किसी को गाली देने से या किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने से ना ही आपका ड्यूरेशन नौकरी पाने का कम हो जाएगा किसी भी एंगल से, बल्कि वो एंगल बढ़ जाएगा। और जब वो दायरा बढ़ता है नौकरी पाने का, जितना दायरा आपका बढ़ता जाएगा, आप स्वयं देखिए 12,460 नौकरी को भर्ती को, ठीक है, 29,000 जूनियर भर्ती को, जहाँ जहाँ दायरा बढ़ता गया वो लोग नौकरी से दूर होते गए। वो लोग हाई कोर्ट से जीत गए थे, डिवीजन बेंच से भी जीत गए, लेकिन आज की डेट में अभी भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए भटक रहे हैं कि उनका नौकरी पाने का ड्यूरेशन जो है वो लंबा होता गया
उसी ड्यूरेशन के बीच में सरकार चेंज हो गई। पहले वाली जो सरकार थी वो हट गई, नई सरकार आ गई और वो लोग आज की डेट में भी भटक रहे हैं, अब उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य है, वो सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें नौकरी मिले और जल्दी मिले, इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। राहुल मौर्य भाई नमस्कार। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोगों को ये विचार करना चाहिए, या फिर हम लोग जो सोच रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने देख रहा था कि फेसबुक पे, मैं अभी फेसबुक बहुत कम बहुत ही मतलब मैंने कम कर दिया, मैं नहीं चला रहा हूँ आजकल। वो सिर्फ इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि आदमी कितना भी ईमानदारी से काम करे, अगर ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी उन पर गालियाँ पड़ती हैं तो फिर मन नहीं करता काम करने का। अगर मैं भी यहाँ पे बचा रहा होता पैसे तो शायद मुझे भी मज़ा आता, गालियाँ सुनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुझे और आपको, जो भी मेरे साथी हैं, आयोग टीम के जो साथी हैं, सबको नौकरी की ज़रूरत है। गाली सिर्फ और सिर्फ वो लोग देते हैं जो कमज़ोर होते हैं। आज के बाद मैं या मेरी टीम से कोई भी साथी किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, और मैं ये चाहूँगा कि कोई भी साथी जो भी 6800 में नौकरी पाना चाह रहे हैं, किसी पर कोई टिप्पणी ना करें। जो भी साथी मेहनत कर रहे हैं बखूबी अपना मेरे हिसाब से दे रहे हैं, वो लोग, सभी लोग दे रहे हैं, तो कोई किसी को गाली लोग देते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। मेरा या मेरी टीम का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को नौकरी नीचा दिखाएं। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है, या मेरी टीम का जो उद्देश्य है वो ये है, सभी लोगों को नौकरी मिल जाए। शायद नौकरी मिलने के बाद हम लोग आपको इतनी आसानी से नज़र भी नहीं आएंगे, ना ही कोई किसी को फ़ोन करने वाला। एक बार नौकरी मिल गई, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मानना ये है कि सभी लोग अभी नौकरी ले लें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कोई ना करे, ठीक है। उसके बाद अब मैं अगर बात करूं, बहुत सारे साथी मेरे पवन भाई बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। भाई देखिए पवन जी, ज्वाइनिंग तो होगी। एक मैंने हैशटैग चलाया है जब से ये लिस्ट आई है, हैशटैग 6800 अटल सत्य। वो बहुत सोच समझकर या फिर कोई हवा में नहीं चलाया गया। नौकरी मिलेगी, ये अटल सत्य है, आपको नौकरी मिलनी है, कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि नौकरी कब तक मिलेगी। तो ये हमारे प्रयासों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें नौकरी के लिए कितने प्रयास किए। आप ये कहो कि मैं रोज़ाना किसी नेता के पास भाग के जाऊं या फिर आप भाग के जाओ, उससे नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमारा मुद्दा कोर्ट में है, और ये मैं डे 1 से कह रहा हूँ। जिस दिन 27 जनवरी को इस पे आंशिक रूप से स्टे लगा था, उसी दिन से कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से ही सॉल्व होगा। उसके अलावा नेताओं पे आप जाके प्रेशर क्रिएट करा सकते हैं, लेकिन नेता इतने अच्छे होते नहीं हैं। आपके मुंह पे बोल देंगे हाँ ये देखो, किसी को फ़ोन करके दिखा देंगे, लेकिन वो दरअसल फ़ोन नहीं, उसको नहीं कर रहे होते हैं। वो उनके अपने लोग होते हैं, हाँ ठीक है सर कराता हूँ। तो इन सब चीज़ों से हटकर, क्योंकि वो कोर्ट में नहीं जाने वाले, कोर्ट में जाना है वो अपने वकीलों को जाना है, हमारे वकीलों को जाना है, और हमें देखना है कि किस तरीके से कोर्ट में पैरवी करनी है, सरकार से किस तरीके से पैरवी करवानी है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि माथुर सर को हायर करने वाली बात थी। हम लोगों ने माथुर सर को और संदीप दीक्षित को इसीलिए हायर किया था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जब हमारी सरकार से बात हो रही थी तो प्राइवेट काउंसिल की जब बात की थी तो हमने इन्हीं दोनों के नाम सजेस्ट किए थे कि इन दोनों को हायर कर लिया, लेकिन पहली बार उनका बजट अप्रूव नहीं हो पाया, जो भी प्रॉब्लम रही। तो इस वजह से हमने दोनों को एंगेज किया था कि एक वकील को हम उन्हें दे देंगे, एक वकील हमारे पास रह जाएंगे, और वही हमने किया। पहले हम संदीप दीक्षित जी को हम सरकार की तरफ से हायर करवाना चाह रहे थे, लेकिन संदीप दीक्षित की फ़ीस थोड़ी कम है माथुर सर के मुकाबले, इसलिए उसको हम वीयर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमने माथुर सर को सरकार की तरफ से हायर करवाया था। वो एक रणनीति थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वकील चेंज करना ठीक नहीं होता, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो एक रणनीति का हिस्सा थी। केस जब हम लोग लड़ रहे होते हैं, जब 90-97 का केस चल रहा था, तो आप लोगों ने देखा होगा हरीश साल्वे जी को लाया गया था, 13.5 लाख रुपए फीस पेमेंट की गई थी उनकी एक बार में। तो आपको क्या लगता है सरकार वहाँ पे साथ थी कि नहीं थी? सरकार थी साथ में, लेकिन फिर भी खर्चे किए गए थे। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि आपको करने ही पड़ेंगे, उस पर आप ये नहीं देख सकते कि ये बेफिजूल खर्चा है या कैसा है, वो नहीं हम देख सकते, कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए। यहाँ पे मेन उद्देश्य हमारा नौकरी है।
हमें मेरे 2 लाख रुपए या जो लोगों से पैसे इकट्ठे होकर आ रहे हैं 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे, वो मायने नहीं रखता है। अगर 6 महीने नौकरी से डिले हो गए तो 3 लाख रुपए एक आदमी का नुकसान हो रहा है, 3 लाख रुपए का। और वही 1000-2000 इकट्ठा करके 6 महीने पहले नौकरी ले लेते हो तो वो 3 लाख रुपए एक आदमी की जेब में आएंगे। तो नुकसान कौन सा ज़्यादा बड़ा है, ये आप सोचिए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं। कुछ भाई लोग कह रहे थे कि आप लोग डिवीज़न बेंच में क्यों गए, उसका भी एक उद्देश्य था, तभी गए थे, और वो उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया। वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। अगर हमारे पास पैसे होते तो आज की डेट में आप ज्वाइनिंग पा गए होते। लेकिन जो भी बीच में सिचुएशंस क्रिएट की गई, आरोप प्रत्यारोप जो भी हुए, जिसकी वजह से सभी लोगों को नौकरी से बहुत दूर होना पड़ा, तो उसके बारे में सभी को सोचना चाहिए कि उससे सबको मिला क्या। नौकरी से दूरी, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं मिला है। मैं भी यहीं वहीं बैठा हूँ जहाँ पे बैठा था, आप भी वहीं बैठे हो, सब लोग वहीं बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से सभी का अभी यही उद्देश्य लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अब जल्दी से, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि सबके माइंड में वो एक नौकरी घुस चुकी है कि हमें जल्दी से स्कूल में पहुंचना है। हमने भी अपने घर पे कह रखा था कि जुलाई में हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि अभी स्कूल बंद हैं। ये हमने बोला था कि अभी स्कूल बंद हैं, जिस वजह से हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। जुलाई में ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन अब सब लोग पूछने लगे हैं क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का, बर्दाश्त नहीं होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों को ये ध्येय होना चाहिए कि हमें नौकरी जल्दी से जल्दी मिले। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं से छोड़कर बैठे हुए हैं, घर पे खाली बैठे हुए हैं, खर्चा बढ़ रहा है और नुकसान हो रहा है 50,000 रुपये पर महीने का। कौन किस पे आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, किसने कितनी जेबें भर ली, किसको कितना पैसे का इनकम हो गया, उन सबको अभी थोड़े कुछ दिन के लिए, मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगना चाहिए इसमें नौकरी को लेने में, लेकिन पैरवी अगर अच्छी तरीके से हो रही है तो। लेकिन अगर पैरवी अच्छे तरीके से नहीं हो रही है तो इसमें टाइम भी लग सकता है। तो किसी का फोकस ये ना हो करके ये होना चाहिए कि हमें नौकरी कैसे लेनी है और कितनी जल्दी लेनी है। हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया था, जिस प्लान पे हम लोग जा ही नहीं पाए। और क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई। मैंने आपको बताया डिवीज़न बेंच जाने का मेरा एक अपना प्लान था, तो लेकिन उस प्लान को हम लोग अचीव ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारी दिक्कतें हो गई, गाली गलौज, ये वो फला ढिमका। जब ये सारी हो गई, पैसा हमारे पास नहीं आया। हमने संदीप दीक्षित जी को हायर किया, एक डेट में कोशिश की, उनकी 1.5 लाख रुपए फीस है। किसी ने बोला 1.5 लाख रुपए से कम करा सकते हैं, हमने कहा करा दो भैया, आप करा सकते हो तो। 1.5 लाख रुपए फीस है संदीप दीक्षित जी की। 1,65,000 रुपये उन्होंने बोली थी, हाथ पैर गिड़गिड़ा के उनसे हमने 1.5 लाख रुपए करवाई थी। 1.5 लाख रुपए में हमारे पास 1,34,000 रुपये आए थे मात्र अकाउंट में। 1,34,000 की वजह से हमने 1 लाख रुपए उनको पेमेंट किया था, जिससे उनका पैसा पेंडिंग रह गया। हमारे पास उतना पैसा नहीं इकट्ठा हो पा रहा। आप सोचिए कि हम लोग कितना नुकसान कर रहे हैं। मैंने UN मिश्रा जी का विरोध किया था शुरू में, और विरोध के कई सारे कारण थे। जो 27 जनवरी की आंशिक स्टे लगा है वो सिर्फ उनकी वजह से लगा था, अगर वो चाहते तो वो नहीं लगता। लेकिन वो एक ही दिन का हम लोगों को टाइम मिला था और कोई वकील हमें मिल नहीं रहा था, मजबूरी में उनको हमने हायर करना पड़ा था। उसके बाद हमने विरोध किया था, क्योंकि हम समझ गए थे कि किस तरह के वकील हैं वो, क्योंकि वो 13,156 में रह चुके हैं, उनको 13,156 वालों से भी पैसा मिल रहा है। आप लोग ये सब लोग सोचिए, आप लोग ये सोचिए कि भारती पटेल 68,500 की अभ्यर्थी है। 68,500 की में वो लोग सिर्फ थे जो BTC वाले थे, वहाँ पे B.Ed नहीं था। लेकिन उस भारती पटेल की याचिका पे एक B.Ed के अभ्यर्थी का, याची गैंग के एक सरदार का कब्जा हो जाता है, जिससे उसका कोई संबंध नहीं था। तो कैसे हो गया? क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि आप 6800 वाले नौकरी पाओ। वो कहीं पे भी पैसा खर्च करने के लिए राजी हैं। 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए उनके लिए मायने बिल्कुल नहीं रख रहा है कि आपको नौकरी से वंचित करने में उनको कुछ भी, कहीं किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं वो लोग। तो हमारे असली जो विरोधी हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। एक जनरल की याचिका चल रही है रॉबिन सिंह की। रॉबिन सिंह एक चयनित अभ्यर्थी हैं। वो लोग हमको फंसाए पड़े हैं।
भारती पटेल जो 69,000 का हिस्सा ही नहीं थी कभी, वो हमको फंसाई पड़ी है। तो हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे असली दुश्मन कौन है, किसने फंसाया है। और यहाँ पे है कि लोग आपस में गाली दे दे के मरे जा रहे हैं। तो कोर्ट की प्रक्रिया में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, कोर्ट की पैरवी करना हर कोई नहीं कर सकता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा मई में जो 24 मई को डेट लगी थी, उसमें हमें मेंशन नहीं करवाया। जब हमें पता था 25 से 26 केस रेगुलर बेसिस पे फ्रेश केस आते हैं, उस दिन 59 केसेस थे। तो केसेस की तादाद थी, तो हमको समझना चाहिए था कि हमें मेंशन करवाना है या नहीं करवाना है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि हमें क्या वकील से कहलवाना है, वो रिटन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो सब चीज़ें बहुत बारीकी से देखनी पड़ती हैं। जब गाली गलौज होने लगती है तो लोगों का माइंड उधर डाइवर्ट हो जाता है और वो उधर नहीं पहुंच पाता जिसको जिधर जाना चाहिए उसको। तो सभी लोगों को इस बात को बहुत गौर से सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से आज सभी भाई ये सोचेंगे। आज रात का पूरा वक्त है आप लोगों के पास कि आप सिर्फ ये सोचिए कि हमारा 6800 में नाम है, लिस्ट में नाम है। हमें नौकरी लेने के लिए किसी को गाली देने से नौकरी मिल जाएगी, किसी की बुराई करने से गाली मिल जाएगी, या फिर प्रयास करने से नौकरी मिलेगी। प्रयास भी वो प्रयास नहीं कि जो फालतू में हो कि मुझे आज उस नेता के पास जाना है या वहाँ जाना, उससे कुछ नहीं होना है। सिर्फ वहाँ जाइए जहाँ से नौकरी मिल रही है, उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो फालतू के, जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि जून में हम लोग कहाँ थे, जून में हम लोगों ने खूब चक्कर काटे लखनऊ के, तो जहाँ ज़रूरत थी तब गया था मैं। लेकिन मैंने फेसबुक पर नहीं डाला, सिर्फ इसलिए नहीं डाला कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाह रहा था। लेकिन अभी के हालात को देखते हुए फिर से मुझे लग रहा है कि क्या ओवरऑल नौकरी मेरी भी फंसी है। मैं भी दूर चला जाता इस केस से, मुझे क्या ज़रूरत थी अगर मेरी नौकरी नहीं होती तो। लेकिन इन सब के बीच में एक नुकसान मेरा भी हो रहा है, मेरी टीम के सभी सदस्यों का हो रहा है। और कम से कम उन सदस्यों का मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र है जो आयोग टीम पे भरोसा करते थे, जो उन्होंने आंख बंद करके आयोग टीम पे भरोसा किया था। उन सभी साथियों का नुकसान हो रहा है। और जिन जो हालातों में केस जा रहा है, अभी जो हियरिंग कल नहीं हो पाई, अगर वो हो सकता था केस लिस्टिंग में चला जाता। वो तो माथुर साहब ने वहाँ पे रिक्वेस्ट की, जिसकी वजह से लिस्टिंग में नहीं जा पाया। नहीं तो ये केस लिस्टिंग में चला जाता, और लिस्टिंग में जाने के बाद लिस्टिंग एप्लीकेशन डालनी पड़ती, और किसी की दम नहीं थी कि इसको 1 साल तक डिसाइड करवा सकते थे। अभी तक लिस्टिंग में जाने से बचा हुआ है वो। जिस दिन लिस्टिंग में चला गया, और ये जज जो हैं राकेश श्रीवास्तव जी, उनका फीडबैक कुछ ऐसा ही है। इस केस को बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। बहुत नाजुक केस चल रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। हर कोई जज इसमें हाथ नहीं डालना चाहता, लेकिन उन जज पे जितने आपके सीनियर वकील होंगे, प्रेशर करा के अगर जजमेंट पास नहीं करा सकते हैं तो कम से कम इंटरिम रिलीफ पास कर, ये हम लोगों का ध्येय होना चाहिए। माफ़ी चाहूँगा, नेटवर्क दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली इधर बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा, तो शायद टावर वावर बंद हो गए। तो यही मेरा कहना था, क्योंकि शायद नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बाकी और बेहतर तरीके से समझाने के लिए कुछ और बातें हैं जिनको रखने के लिए राहुल मौर्य जी अभी शायद 1 घंटे में आप लोगों के बीच में लाइव रहेंगे। आप सभी साथी उनको सुनेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं बेहतर जवाब दे पाया हूँगा अभी। और अगर किसी भी भाई के कोई भी सवाल हैं, प्लीज़ आप मुझे अभी पूछिए, मैं अभी जवाब दूँगा। संजय चौरसिया जी ने लिखा है, नौकरी प्रथम प्राथमिकता है भाई। जी बिल्कुल भैया, नौकरी प्रथम प्राथमिकता में होनी चाहिए हम लोगों की, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे सामने ऐसे जो खच्चर होते हैं जिनको बांध दिया जाता है इस तरीके से पट्टा, और उन्हें सामने का रास्ता दिख रहा होता है, वैसे ही हमें भी सिर्फ और सिर्फ 6800 दिख रही होनी चाहिए, अपनी नौकरी दिख रही होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा होना चाहिए। हाँ भाई, इससे कोई तैयारी भी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, देखिए आप जो लोग गाली गलौज जिस पे भी कर रहे हैं उससे दिक्कतें होती हैं सबको, किसी की कोई तैयारी नहीं हो पाती। ठीक है, सभी साथियों को फिर से बता दूं, राहुल मौर्य जी लाइव रहेंगे। हाँ जी सुनील जी, मैं आपको बता दूं, राकेश श्रीवास्तव जी 29 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। बेसिकली होता यह है कि सभी जज जितने भी रिटायर हो रहे होते हैं इलाहाबाद से रिटायर होते हैं, लेकिन ये लखनऊ से रिटायर हो रहे हैं। तो हो सकता है कुछ
देखिए ईश्वर ने चाहा तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों की पैरवी कितनी मजबूत होती है। ठीक है, आप लोग संदीप दीक्षित को लेकर आइए, हम लोग सहयोग करेंगे। निशांत जी लिख रहे हैं कब तक होगी ज्वाइनिंग भाई। देखिए ऋषभ जी, मैंने अभी आपको बताया कि ये तो कोई नहीं बता सकता, ये पैरवी के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग 1 महीने में भी नौकरी पा सकते हैं, 1 साल तक भी नहीं पा सकते, पैरवी के ऊपर सारा डिपेंड करता है। आप लोग संदीप दीक्षित को लेकर आइए, हम लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल देखिए, कोशिश हमारी शुरू से ये रही है कि हम लोगों की नौकरी प्राथमिकता हो। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आयोग टीम आगे की लड़ाई लड़े कि नहीं, प्रभात जी लिख रहे हैं। देखिए आयोग टीम ने कभी भी प्रभात जी लड़ाई नहीं छोड़ी और ना ही कभी हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। ये 69,000 में नौकरी पाना हमारा एक सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है, तो इस लड़ाई को तो कभी नहीं छोड़ सकते हम लोग। ठीक है, बाकी सभी लोग, सबके लगभग कमेंट एक ही हैं, तो सभी साथियों से नमस्कार। और मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि राहुल भाई लाइव रहेंगे, आप उनको सुनेंगे और उनकी बातों को गंभीरता से लेंगे। मैं आज ही आपसे आशा करता हूँ सभी लोग ये भी ध्यान में रखेंगे कि 6800 में हमें नौकरी कैसे लेनी है। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।